हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना, बिहार पुलिस दरोगा का प्रभात पब्लिकेशन की ये बुक प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए लॉन्च की गई है। इसका प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करेंगे। फ्रेंड, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहाँ पे इसका PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें फ्रेंड, तो ये प्राप्त हुए हैं आपका मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो आज का पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान में भी कहाँ? तो बलूचिस्तान जो प्रोविंस है, राज्य है, वहाँ पे ये पड़ता है। अब बात कर लेते हैं लोथल की। तो लोथल की बात करें तो लोथल से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो युग्म समाधान। याद रखिएगा, अगर बोला जाए कि लोथल से जो है किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो आप कहेंगे कि युग्म समाधान के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। और लोथल कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ पे? भाल क्षेत्र में। कहाँ पे? भाल क्षेत्र में। ये भी आपको ध्यान देना है। आगे हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा से फ्रेंड क्या मिला हुआ है? आपको पता होगा कि हड़प्पा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से विशाल स्नानागार मिले हुए हैं। क्या मिला हुआ है? विशाल स्नानागार मिला हुआ है। वहीं कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा से ध्यान रखिएगा, कालीबंगा की जब हम बात करते हैं फ्रेंड तो यहाँ से मिट्टी के यहाँ से ध्यान रखिएगा हल के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? हल के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा गया, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण हुआ करता था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, एक आभूषण होता है रुक्मा। क्या होता है? रुक्मा। तो रुक्मा बेसिकली क्या होता था? तो रुक्मा जो है गला का आभूषण हुआ करता था। और निष्क जो है वो भी मतलब स्वर्ण का बना हुआ, वो भी गले का आभूषण हुआ करता था। तो निष्क और रुक्मा ये दोनों स्वर्ण के बने हुए गले के आभूषण होते थे। इसके अलावा अगर फ्रेंड बात करी जाए करपद, तो करपद क्या होता था? करपद की बात करें तो करपद जो है बालों की बेड़ी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बालों की बेड़ी की बात करें तो करपद को करपद जो था वो क्या था? बालों की बेड़ी को कहा जाता था। वहीं हम आगे बात करें कुरीर की। किसकी बात करें? कुरीर। कुरीर क्या हुआ करता था फ्रेंड? तो सिर पर धारण करने वाला ये आभूषण हुआ करता था। कुरीर बेसिकली जैसे राजा महाराजा को आपने देखा है तो उनके वो जो पगड़ी वगैरह होती है उनके ऊपर एक टाइप का लगा होता है आभूषण, उसी टाइप का आभूषण होता था, उसको कुरीर के नाम से जाना जाता था। बस आपको ये बात याद रखना है कि कुरीर जो है सिर पर धारण करने वाला आभूषण हुआ करता था। और करपद की बात आपको बता ही दी कि ये बालों की बेड़ी हुआ करती थी। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? तो आर्य संस्कृति का धूर की बात करें फ्रेंड तो आर्य संस्कृति का धूर बेसिकली ये कहा जाता है कुरु और पंचाल को। किसको कहा जाता है? तो कुरु और पंचाल को आर्य संस्कृति का धूर कहा जाता है। ठीक है। और आर्य कहाँ से आए थे? अगर पूछा जाए कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, इनका वास्तविक स्थान कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से ये भारत में आए थे। ठीक है। आगे हम बात करें, अगला है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है। आप अगर महाभारत वगैरह देखते हैं तो या कृष्णा वगैरह
देखते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर होते हैं जो कृष्ण के बड़े भाई होते हैं। और आपको पता है कि कृष्ण के बड़े भाई को बलराम कहते थे और बलराम जी के हाथों में क्या होता था, हल हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि कृष्ण और बलराम ये सब विष्णु के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए जरा, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी हम कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध का या गौतम बुद्ध का जन्म स्थली कौन सा है? लुम्बिनी। लुम्बिनी आज कहाँ पे है? नेपाल में। तो ये कैसे पता चलता है कि लुम्बिनी इनका जन्म स्थली था महात्मा बुद्ध का? तो ध्यान रखिएगा, ये पता चलता है अशोक के अभिलेख से। किससे पता चलता है? तो अशोक के अभिलेख से ये पता चलता है। ये बात ध्यान रखिए। आगे हम बात करेंगे, ये धर्मपाल की बात कर देते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जो है, अगर बोला जाए कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। और पूछा जाए नालंदा का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त। ये बात ध्यान रखनी है। हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं तो हर्षवर्धन के बारे में आप जानते हैं कि ये 641 से 645 तक इनका शासनकाल रहा है। और इन्हीं के शासनकाल में कौन आया था फ्रेंड? तो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में हेनसांग आया था। कौन आया था? हेनसांग। हेनसांग कहाँ का था? चीनी ट्रेवलर था, चीन का यात्री था। ह से हर्षवर्धन और हर से हेनसांग। और फाहियान, किसकी बात करें? फाहियान। तो फाहियान को आपसे पूछा जाए कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान का आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि फाहियान किसके दरबार में आया था। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा फ्रेंड। अगला देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? तो गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये किया गया। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य को आप जानते हैं कि ये मौर्य जो डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी का ये फाउंडर माने जाते हैं, उसके ये संस्थापक हैं। और इनके द्वारा ध्यान रखिएगा, इनके किंगडम में, या यूँ कहिए कि इनके गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य था। क्या नाम था? कौटिल्य। कौटिल्य को क्या बोला जाता है? विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के द्वारा एक अर्थशास्त्र लिखा गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो किस गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ध्यान रखिएगा। बोला जाए देवगुप्त किसका नाम था? तो किस गुप्त राजा का नाम जो था वो देवगुप्त था? तो ये चंद्रगुप्त का नाम था। चंद्रगुप्त ने, ध्यान रखिएगा, देवदूत, विक्रमांत और परम भागवत, ये इनकी टाइटल हुआ करती थी, ये इनकी उपाधि हुआ करती थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, यहाँ देखिए, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं। तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक की बात करें फ्रेंड, तो ये शैव जो है स्मारक हैं। एलिफेंटा, जब हम बात करते हैं एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, तो ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। और ये खास तौर पे किस धर्म से रिलेटेड हैं? तो ध्यान रखिएगा, हिंदुइज्म हिंदू धर्म, जैनिज्म जैन धर्म और बुद्धिज्म बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये शैव, यहाँ पे केवल एलिफेंटा की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी केवल शैव धर्म के लिए। अगला हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे कहा गया मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता
इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है शेरशाह सूरी का ये स्टेटमेंट है। शेरशाह सूरी कहते हैं कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये राजपूतों के खिलाफ मारवाड़ के युद्ध के दौरान जो है ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ये आपके शेरशाह सूरी के द्वारा। और शेरशाह सूरी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया है ना, शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया और शेरशाह सूरी के द्वारा कुछ युद्ध लड़ी गई, वो ध्यान रखिएगा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देवरा का युद्ध, अगर आपसे बोला जाए देवरा का युद्ध, तो देवरा का युद्ध जो है शेरशाह सूरी के द्वारा लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1531 में। कब लड़ा गया? 1531 में। और किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। वहीं हम बात करें फ्रेंड कि देवरा के बाद चौसा का युद्ध, किसका युद्ध? चौसा का युद्ध आपको याद रखना है। तो चौसा का युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था और 1539 में। कब लड़ा गया था? 1539 में। और इसमें शेरशाह की जीत हुई थी और हुमायूं की फिर हार हुई थी। और एक और बात याद रखिएगा, कन्नौज का युद्ध या बिलग्रिम्स का युद्ध, दोनों एक ही नाम है। कन्नौज और बिलग्रिम्स का युद्ध लड़ा गया था 1540 में, 1540 ईस्वी में। और ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं हार गया था और हुमायूं को देश छोड़कर जो है वो भागना पड़ा था। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ लड़ाइयाँ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। आगे हम बात करें, अगला है यहाँ पे जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया। यानी टॉमस रो जो है सबसे पहली दफ़ा जो है वो जहांगीर से कब मिला, कहाँ मिला? तो वो अजमेर में मिला था। कहाँ पे मिला था? अजमेर में मिला था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें फ्रेंड, अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत बाज बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब की दक्षता की बात करें फ्रेंड, तो इनकी दक्षता जो थी वीणा बजाने में थी। किसमें? वीणा बजाने में। और सितार से रिलेटेड बोला जाए, सितार से रिलेटेड जो है अभी जो है वर्तमान के भारत के सबसे प्रसिद्ध सितार वादक कौन थे? तो वो थे पंडित रविशंकर। कौन? सितार से रिलेटेड कौन है? पंडित रविशंकर। ये भी बात याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपसे बोला गया? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। आपसे बोला गया है, ध्यान रखिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, अकबर का जो मकबरा है वो बिन गुंबद का है, बिना गुंबद का है। किसका है? बिना गुंबद का अकबर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में इनका मकबरा है। और शेखर निजामुद्दीन का मकबरा कहा गया है यहाँ देखिएगा, शेखर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पे? अजमेर में बताया गया है। निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा, ये तो इनकी शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा की बात करें तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में इनका मकबरा है, न कि अजमेर में। और दिल्ली में भी पूछा जाए कहाँ पे है, तो ग्यासीपुर। कहाँ पे है फ्रेंड? ग्यासीपुर में इनका मकबरा है। ये भी बात ध्यान रखना है। अगला है जी, कहा गया यहाँ पे देखिए ज़रा, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? तो ध्यान रखिएगा, राजा नाचीज का मतलब राजा नॉमिनल हेड रह गया, नाम मात्र का वो राजा रह गया। बाकी पूरा का पूरा जो है वास्तविक जो ताकत जो है वो किसके? पेशवा के हाथों में चली गई। तो ये बालाजी बाजीराव के समय में होता है। कब? बालाजी बाजीराव के समय में ये होता है। कब? 1750 में। कब होता है फ्रेंड? 1750 में। यहाँ पे एक संधि होगी जिसका नाम है संगोली की संधि। और संगोली की संधि के द्वारा ही जो मराठा का जो राजा हुआ करता था, जो छत्रपति था, वो अब केवल और केवल नॉमिनल हेड रह जाएगा। बाकी जो है सारा का सारा शक्ति जो है वो किसके हाथों में हो जाएगी? तो बाजीराव
प्रथम यानी पेशवा के हाथ में ये हो जाएगी। आगे देखते हैं, अगला है नेक्स्ट जो है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन आए थे? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पहले जो आए थे वो आपको पता ही होगा कि समुद्री मार्ग का खोज करते हुए भारत में पहला पुर्तगाल यात्री आता है जिसका नाम क्या है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आएगा? 17 मई 1498 को। कब आएगा? 17 मई 1498 को आता है। और कहाँ पे आता है? तो भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पे, भारत का पश्चिमी तट, मालाबार का तट जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे आएगा। और वहाँ पे जमोरिन एक हिंदू शासक होगा जो उसका स्वागत करेगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो वास्को डी गामा आता है इसका मार्गदर्शन कौन करता है? तो ये गुजरात का व्यापारी है जिसका नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम है? अब्दुल मजीद जो है इसका पथ प्रदर्शक रहेगा। और उसी की सहायता से ये जो है वो कहाँ उतरेगा? जो है कालीकट तट पर। कहाँ पर? कालीकट तट पर जो है ये उतरेगा। ध्यान रखिएगा, 17 मई 1498 को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो पुर्तगाली की हम बात कर रही है, तो भारत में यहाँ पे कहा गया कि भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? तो प्रथम हमने बताया कि पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद पुर्तगालियों के बाद कौन आया फ्रेंड? डच आए। तो डच कब आए? ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए हैं। आपको पता ही होगा 1961 में गोवा पे भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई करके गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए और सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली हैं। ये 1498 से आप ऐसे मान सकते हैं कि 1961 तक ये भारत में रहे। और डच की बात करें, डच आते हैं 1602 में। कब आते हैं? 1602 में। तो दूसरा आने वाला डच, और तीसरा अंग्रेज। अंग्रेज जो वैसे तो ये इनकी कंपनी की स्थापना होती है इंग्लैंड में 1599 में, लेकिन भारत में पहली फैक्ट्री इनकी स्थापित होगी 1608 में। वहीं हम बात करें डेनिस की, तो डेनिस जो आएंगे फ्रेंड वो आएंगे 1841 में। और लास्ट जो आएंगे फ्रांसीसी 1664 में। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी पे प्रकाश डालते हैं। 1885 में ये बनती है फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनती है? 1885 में। और इसके सचिव कौन होते हैं? सचिव जो महासचिव इसके बनाए जाते हैं उनका नाम है एओ ह्यूम। कौन? एओ ह्यूम। और इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? WC बनर्जी। इनका नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये इसके अध्यक्ष बनेंगे। और पहली बैठक जो होगी ये मुंबई में होगी। मुंबई में कहाँ पे होगी? तो एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इनकी पहली बैठक होगी। पहली बैठक कहाँ पे होगी? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में इनकी पहली बैठक होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आईएनसी की बात करें तो 1885 में ये बनती है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट यानी नरमपंथी और गरमपंथी दोनों जो है लोग जो है इसके सदस्य बनेंगे। इसकी सदस्यता हासिल करने के लिए जो है लोगों में भारतीय जो खास तौर पे जो क्रांतिकारी लोग होंगे जो देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहेंगे वो इसकी सदस्यता देंगे। और ध्यान रखिएगा कि उस समय इसकी सदस्यता देने के लिए 50 पैसा आपको सदस्यता शुल्क के रूप में देना पड़ता था, है ना। आगे आइए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो 1880 के दशक में इंडियन मिरर प्रकाश का जो प्रकाशन होता था फ्रेंड ये होता था कोलकाता से। और कोलकाता की हम बात करें तो ये इसके जो फाउंडर जो थे, जो संस्थापक थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष इसके संस्थापक हुआ करते थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला है सुरेंद्र बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इनकी जो संस्था थी, इनकी संस्था का नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए जरा, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा लीटन, किसके द्वारा? लीटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया गया। किसके द्वारा? तो लीटन के द्वारा। ये भी बात आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं। अगला कहा गया कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो ये रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। और ये जो है रास बिहारी घोष साहब जो थे, ध्यान रखिएगा, ये गरम दल के नेता थे, यानी ये उग्रपंथी विचारधारा के ये क्रांतिकारी थे। और ध्यान रखिएगा 1907 में ही 1907 को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? सूरत विभाजन। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्या सूरत का विभाजन हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था फ्रेंड। इसमें आपको पहले ही बताया, जब आईएनसी की बात कर रहे थे तो उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट यानी उग्रपंथी और जो है नरमपंथी, ये दो विचारधारा के लोग इसमें जुड़े और इन दोनों में जो है आपसी जो है तालमेल नहीं बैठी। इन दोनों में एक दूसरे के विचार से काफ़ी जो है असहमत थे। रिजल्ट क्या हुआ कि आपस में ये लड़ने भिड़ने लगे सूरत अधिवेशन में। तो जो है कभी नेताजी कुर्सी के ऊपर तो कभी कुर्सी नेताजी के ऊपर, इस तरह का जो है ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वहाँ पे चला। और उसी समय ये तय हो गया कांग्रेस जो है अब यूनिट नहीं है, अब जो है वो दो फाड़ हो गई है। नाम के लिए जो है एक साथ हैं, एक झंडे के नीचे हैं, लेकिन अब जो है कांग्रेस के दो धड़े बन गए हैं। आगे आइए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी को इनमें से किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये इसके जो चला रहे थे उनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ध्यान रखिएगा, ये 1905 में ये जो है इनके द्वारा जो है ये चलाया गया था। आगे आइए, महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध की बात करें तो एक सज्जन थे, एक भारतीय क्रांतिकारी थे, या इनको किसानों का किसान नेता, किसानों का जनक है ना, मतलब किसान आंदोलन का जनक जो है इनको कहा जाता था। इनका नाम है गोगिनी। ध्यान रखिएगा, गोगनी रंगा नाथ कुल्लू। क्या नाम है? गोगनी रंगा नाथ कुल्लू। क्या नाम है? गोगनी रंगा नाथ कुल्लू। तो गोगनी रंगा नाथ कुल्लू जो है वो किसान आंदोलन के ये जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने जो है महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह का देखिए होता क्या है कि 1916 में जो है वो लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ समझौता होगा। और इसमें जो आईएनसी जो है, आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होगा। और इसी में जो है महात्मा गांधी से एक चंपारण के नेता हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी से मिलेंगे राजकुमार शुक्ला और चंपारण यानी बिहार में एक जिला है, उस जिले के ये किसान नेता हैं। और ये गांधी जी को किसानों के बारे में, किसानों की दुर्गति के बारे में, वहाँ पे अंग्रेज ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करा रहे हैं, तो इनके बारे में गांधी जी को पूरी बात बताएंगे। गांधी जी उनसे प्रॉमिस करेंगे कि वो सबसे पहले जो है चंपारण में आएंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा समय दिया जाए। फिर क्या होगा, गांधी जी 1917 में बिहार के चंपारण जिले में जाएंगे और जो है इसका विरोध जो है यही गोगनी रंगा नाथ कुल्लू के द्वारा किया जाएगा। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में एनजी रंगा के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनका विरोध जो किया गया था वो किसके द्वारा? एनजी रंगा या गोगनी रंगा नाथ कुल्लू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और बुलाया किसके द्वारा गया था? तो वो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अगला आइए जी, गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गद्दर, ध्यान रखिएगा
दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो गद्दर पार्टी जान लीजिए। गद्दर पार्टी की स्थापना जो होती है 1913 में होती है। कब होती है जी? 1913 में। कहाँ पे? सेंट फ्रांसिस्को। कहाँ पे पड़ता है? यूएसए में। कौन करता है? तो दो लोग, लाला हरदयाल, क्या याद रखना है? लाला हरदयाल, और दूसरे थे सोहन लाल भिखना। क्या है? सोहन सिंह भखना भी लिखा रहता है, कभी कभी सोहन लाल मांडा भी लिखा रहता है। तो सोहन सिंह भखना और लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना होती है। और ध्यान रखिएगा, गद्दर पार्टी की जब मैं बात बता रहा हूँ तो गद्दर पार्टी में कुछ चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है कि ये पहले उर्दू, मैं क्या कह रहा हूँ कि गद्दर पार्टी जो है पहले गुरुमुखी और उर्दू या उर्दू और गुरुमुखी में पहले प्रकाशित होती थी, और बाद में जाकर इसके अंक गुजराती और हिंदी में भी प्रकाशित हुए थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी हैं। आगे हम बात करें, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी की बात करें फ्रेंड, तो ये पंजाब में, माफ़ कीजिएगा, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाएगी? जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल जो श्रेणी है वो पाई जाएगी। आइए ज़रा 24 देख लेते हैं। 24 में कहा गया कि निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण इनमें से कौन सा है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा चंबल नदी। कौन सा हो जाएगा? चंबल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया संकोश नदी सीमा बनाती है। तो संकोश नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिमी बंगाल के बीच। किसके बीच? असम एवं पश्चिमी बंगाल के बीच ये सीमा बनाती है। अगला देखें जरा, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो सागौन और साल की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं। अगला देखिए जरा, तुलबुल परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना की बात करें फ्रेंड तो ये झेलम नदी पर स्थित है। किस पर है? झेलम नदी पर। अगला हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत की बात करें तो पहली बात कि सोन नदी निकलती कहाँ से है? तो ध्यान रखिएगा, ये शहडोल जिला, कौन सा जिला? शहडोल जिला जिले में अमरकंटक से निकलती है। और ये यूपी में, ध्यान रखिएगा, यूपी में दो जगह, कौन कौन से? तो एक तो मिर्ज़ापुर, दूसरा सोनभद्र से होते हुए बिहार में एंटर करती है। और रामनगर, बिहार में एक पश्चिम चंपारण जिला है, वहाँ का एक जगह है रामनगर। तो रामनगर के समीप जो है ये गंगा नदी में विलय हो जाती है। आगे हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ये दो चीज़ें, शहडोल जिले में सोनमुड़ा नहीं, अमरकंटक। अगला है, भारत में रबर उद्योग स्थित है। ध्यान रखिएगा, बोला जाए भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है, सबसे अधिक रबर का जो है प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो कहाँ पे, किस राज्य में होता है? केरल राज्य में। किस राज्य में फ्रेंड? केरल राज्य में। और पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में रबर उद्योग स्थित है। तो रबर उद्योग स्थित है की बात करें तो भारत में रबर उद्योग पंजीब में स्थित है, लेकिन राज्य की बात करें तो केरल में, ये भी बात ध्यान रखना है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है पूछा जाए तो नहावा सोवा ऐसे है, नहावा सोवा। इसको ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की भी नाम से जाना जाता है, और ये है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। अगला है, संसार के, कहा गया संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? तो संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र वो भारत में ही है। कहाँ पे है? भारत में। अगला है, देखिए 32 क्या कहा गया, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है? तो स्वर्णिम अर्धचंद्र में शामिल कौन कौन सा है? तो अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, पाकिस्तान जो है नहीं है। यानी 1, 2, 3 ये आपके शामिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। 33 देख लेते हैं, कहा गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि सौर लौह अयस्क, तो
यहाँ कहा गया सार लौह अयस्क के लिए फेमस है, तो सार जो है लौह अयस्क के लिए फेमस नहीं है, ये कोयला के लिए फेमस है। कोयला के लिए ये फेमस है। किसके लिए फ्रेंड? कोयला के लिए। कैटंगा, कैटंगा जो है वो बिल्कुल सही बात है, ये तांबा के लिए फेमस है। किसके लिए? तांबा के लिए। वहीं हम बात करें कि यहाँ पे देखिए वीट वाट सरंड सोना के लिए है, ये भी सही है। ये साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। किम्बरले हीरे के लिए, ये भी साउथ अफ्रीका में है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगला कहा गया यहाँ जरा देखिए, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा की बात करें तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा ये कोलंबिया। कहाँ से? कोलंबिया। कोलंबिया के बाद इक्वाडोर। कहाँ से? इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद हम बात करें फ्रेंड ब्राज़ील। कहाँ? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद हम बात करें तो कांगो, और कांगो के बाद हम बात करें फ्रेंड तो कीनिया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से होकर ये गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए कीनिया लिखा हुआ है, तो कीनिया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें जरा, कहा गया निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी आपको बताना है कि इनमें से कौन है। तो देखिए अगर हम बात करें अंकार गुआ, ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कोटोपैक्सी हाँ ये सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना हाँ ये भी है, और फ्यूजियामा ये भी है। यानी आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं। कहा गया घाना, तो घाना की बात करें तो घाना अक्रा, केन्या नैरोबी, नामीबिया विंडहुक और नाइजीरिया रबात। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया का जो है कैपिटल जो है रबात नहीं है, बल्कि नाइजीरिया का कैपिटल होता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, ये बार बार भूल जाते हैं सभी। अबूजा, क्या याद रखना है? नाइजीरिया का जो कैपिटल है वो अबूजा है। अगला देखिए ज़रा, यहाँ पे कहा गया देखिए, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस जल डमरू मध्य से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है? तो कौन सा सुरंग जो है, कौन सा इसमें से जल डमरू मध्य है जो एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच को जोड़ने का काम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क जो है वो जल डमरू मध्य या स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट के नाम से ये सुरंग है, ये जल डमरू मध्य है। निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं? तो किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये प्रशांत महासागर को कहते हैं। अगर आइए 38 के बाद 39 कहा गया अलेक्जेंड्रिया। क्या बोला गया? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है। तो अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है किसका? इजिप्ट का, यानी मिस्र का। अगर हम बात करें मिस्र की कैपिटल क्या है? इजिप्ट की कैपिटल है क्या? काहिरा। क्या है? काहिरा। ये भी बात ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें, अगला कहा गया देखिए ज़रा कि भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो कहा गया किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में, किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं फ्रेंड? तो ये आपका आंसर हो जाएगा वर्ग 4, 5 और 6, यानी ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक, यहाँ देखिए ज़रा, भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियाँ प्रतिवेदित होती हैं। अब मलिन बस्तियाँ क्या है? वैसी बस्ती जो कि मलिन है, यानी गंदगी युक्त है, वहाँ पे उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके बढ़िया से रहने की व्यवस्था नहीं है, वो ऐसे ही पली पन्नी और घास फूस के टट्टर वगैरह जो है इकट्ठा करके और वो बसते हैं, रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ऐसी मलिन बस्तियाँ कहाँ पे मिलेंगी? मुंबई में। और मुंबई में कहाँ पे? खास तौर पे महाराष्ट्र में। 41 के बाद 42 आइए। 42 में देखते हैं जी, 42 में भारत में प्रथम नियमित जनगणना
जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो नियमित जनगणना की बात करें तो फ्रेंड पहली जनगणना तो ध्यान रखिएगा 1872 में। कब हुई थी? 1872 में शुरू हुई थी। किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में। और उसके बाद जो है, लेकिन ये संपन्न नहीं हो पाया था और इसका नियमित जनगणना जो शुरू हुई वो 1881 में रिपन के कार्यकाल से शुरू हुई। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 1881 बी आपका आंसर होगा। अगला देखिए जरा, किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो कौन से कारकों ने सहायता की ये आपको बताना है। तो पहला देखिए जरा, गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, सही है। गन्ने में शर्करा का अधिक होना, सही है। पेराई का अधिक लंबा मौसम, बिल्कुल सही। 1 2 3 आपके ये यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। तो देखिए क्या इसमें कूट दिया हुआ है क्या? चौथा छोड़कर 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर होने वाला है। देखिए निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत क्या पैदा होती हैं? तो मोटे अनाज तथा चावल ये पैदा होती हैं। अगला देखते हैं, कहा गया जी कि सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंचाई दर प्राप्त हुई? तो विकास की ऊंचाई दर प्राप्त हुई सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंचाई दर प्राप्त हुई? तो चीनी को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चीन में अपनी शाखा खोली है ना। अच्छा, चीन में अपनी शाखा अगर SBI खोली है तो आप बताइएगा कि SBI के एम्प्लॉय क्या वो चीन से हायर करेगी या यहाँ के लोग जो बहुभाषाविद होंगे, मल्टी जो भाषा जानते होंगे, चाइनीज़ भी जानते होंगे, उन लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करेगी? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रा, देखता हूँ कि कितने लोगों को ये पता है। आगे बढ़िए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या आशय है फ्रेंड? तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, ये इसका आशय है ना। मिश्रित का मतलब ये होता है इसमें कैपिटलिज्म भी होना चाहिए और पब्लिक सेक्टर भी होना चाहिए, यानी सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का सह अस्तित्व होना, उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? तो अदृश्य निर्यात इनटेंजिबल, जो दिखाई नहीं देता है उसको अदृश्य बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बता सकता है कोई? तो यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी सामान का निर्यात। तो आपको अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, थोड़ा सा यूज करेंगे, माफ़ कीजिएगा, दौड़ाएंगे आप अपने दिमाग को, तो आपको पता ही चलेगा कि अलिखित सामान का निर्यात है ना। लिखित हो जाएगा तो फिर वो जाहिर सी बात है वो दृश्य होने लगेगा, दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा जो है सी। 49 देख लेते हैं। 49 में क्या कहा गया? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WTO पूछ रहा है। WTO WHO दोनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है फ्रेंड? तो जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा। अब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क में UN का मुख्यालय है और UNO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, रोम में भी मुख्यालय है क्या? अगर आपसे बोला जाए कि क्या रोम में मुख्यालय है, तो रोम में मुख्यालय है तो किसका किसका है, ज़रा लिख के बताइए मुझे। जेनेवा बता दिया, न्यूयॉर्क, रोम आपके लिए। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज के समय में कौन है? USA। अच्छा, दूसरी कौन सी है? तो जापान। कौन सा? जापान। जापान को क्या बोला जाता है? पीत का आतंक। क्या बोला जाता है? पीत आतंक, पीत का आतंक, है ना। ध्यान रखिएगा, जापान की जब बात कर रहे हैं तो जापान आप सोच सकते हैं कि दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ जबकि 6 अगस्त
6 अगस्त और 9 अगस्त, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 6 अगस्त और 9 अगस्त, यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था, पूरी तरह से जापान को बर्बाद कर दिया गया था। फिर भी जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फ्रेंड, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कहा गया कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पहला यूएसए है, दूसरा आपने कहा जापान है, तीसरा कौन सा है, तीसरा आपको बताना है, तो वो है ड्रैगन। कौन? ड्रैगन, चाइना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया यहाँ पे कि एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, कहा जाती है, तो इसको रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिले क्रॉपिंग। अगला है जी, देखिए जरा, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, तो जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, ध्यान रखिएगा, जिप्सम की बात हो रही है, तो ये धान की फसलों के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरहर का जन्म स्थान है, तो ध्यान रखिएगा, अरहर की बात जब हम करते हैं ना, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हड़प्पा कालीन समय में जो है अरहर का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई अरहर की भारत में काफ़ी लंबे समय पहले से खेती होती है, तो अरहर का जन्म स्थान आप कह सकते हैं कि भारत है। अगला हम देख लेते हैं। अगला कहा गया कि निम्नलिखित वैदिक देवता या देवी में से कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है या दिखाई गई है। तो इसमें संबंध दिखाया गया है, दिखाई गई है, तो किसके? तो अश्विन। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अश्विन, यानी ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी के साथ। अगला देखिए जरा, वरुणा प्रजाति है। अच्छा, वरुणा प्रजाति किसकी है, ये पूछा गया है। तो वरुणा प्रजाति जो है जी सरसों की है। किसकी है? सरसों की है। अगला देखिए, यहाँ पे कुछ कथन है, विचार करना है। कथन ए, भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग विकसित है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ देखिए जरा कि ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या भी करता है। आगे चलिए, भारत में चावल, कहा गया भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो चावल की खेती के अंतर्गत, अच्छा, भारत में, दुनिया में चावल की सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो चाइना के द्वारा होती है। सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन, उत्पादन चीन करता है। कौन करेगा? चीन। और भारत में अगर क्षेत्र के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में भारत में जो है चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है चावल का उत्पादन, क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, कि जैसे सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे बोला गया है भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्र आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? यूपी। लेकिन पूछा जाता है कि चावल का प्रोडक्शन, उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है, तो हो जाता पश्चिम बंगाल। अगला है जी, जरा देखिए जरा, यहाँ पे कहा गया कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सिमलीपाल असम में, तो सिमलीपाल क्या असम में है? ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। वहीं हम बात करें फ्रेंड नौक्रेक, नौक्रेक कहाँ पे है? तो नौक्रेक की बात करें मेघालय में है। बिल्कुल सही है। दिहांग दिबांग कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगस्ता मलाई कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है, न कि कर्नाटका में। तो केवल और केवल बी आंसर सही हो जाएगा। ब्लू मून परिघटना होती है तब, कब होती है? एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। बिल्कुल गलत। एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो। बिल्कुल गलत। एक ही कैलेंडर में वर्ष 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। बिल्कुल गलत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने वर्ष लगे? तो मैं याद करता हूँ 3 वर्ष में 12 दिन कम, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, उस समय का ये जब संविधान बना तो क्या फोकट में तो बना नहीं होगा। 389 लोग
चूज करके जब जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उसमें मेहनत लगेगी, बहुत सारे काम धंधे होंगे। तो उस समय जो है संविधान बना था तो संविधान पे कुल कितने खर्च हुए थे, तो ध्यान रखिएगा 65 लाख। अब इन्फ्लेशन के हिसाब से आज के ज़माने में ये 65 लाख कितने के बराबर होगा, आप अनुमान लगाइए और आप कमेंट बॉक्स में इनको ज़रूर छापिए। आइए 61 देख लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब, तो ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर। कब, 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और इसे अंगीकृत कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। B.R. अम्बेडकर साहब की बात कर रहते हैं तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं हम बात करें प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, कुल 7 मेंबर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है राज्य और संघ समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें तो ये जो है अस्थाई अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है, ये इन्होंने कहा है। तो ध्यान रखिएगा उच्चतम न्याय, यहाँ पे कहा गया कि केवल उच्च न्यायालय, यहाँ देखिए जरा, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, केवल भारत का कोई सेवा निवृत्त न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है सी, ध्यान दीजिए यहाँ पे सी देखिए जरा, कहा गया कि केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए जरा, कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये बात जो कही गई थी स्टेटमेंट केटी सेठ के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा, केटी सेठ नहीं, ये केटी शाह है ना, तो केटी शाह के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला आइए जरा, निम्न में से कहा गया निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो मानवाधिकार आयोग जो है वो विधिक संस्था है, और राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग, ये सारे जो हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगला देखिए, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है ये बताना है। राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसमें अगर आपसे बोला जाए कि मौलिक कर्तव्य नहीं है तो केवल और केवल सी को आप छोड़ दें, तो बाकी सारे मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये मौलिक कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड। तो ध्यान मौलिक कर्तव्य जो है ये ध्यान रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, कौन सी कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ये सिफारिश पर ध्यान रखिएगा, ये 42वां संविधान संशोधन में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए। ये दिया है रूस के संविधान से। किसके संविधान से, रूस के संविधान से हमने लिया है। और मौलिक अधिकार जो है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएसए से हमने लिया है। अब बात करते हैं, पहले 10 मूल कर्तव्य थे, अब जो है 86वां संविधान संशोधन एक और होता है और उसमें एक और जो है वो मूल कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टोटल अभी जो है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपके 11 हैं। और ध्यान रखिएगा ये भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं,
कहा गया कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। उक्ति में से किस पर लागू होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति पर लागू होता है। आगे हम बात करते हैं, अगला है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में ही जो है प्रस्तुत किया जाएगा। अगला देखिए जरा, कहा गया कि निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो महाभियोग लगाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति पर संसद के दोनों सदनों का है। और ये कब लगा सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब भारत का राष्ट्रपति जो है वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो तब। अगला है, क्या आपसे एक सवाल है कि बताइएगा कि राष्ट्रपति क्या शासन अभी तक राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया गया है अभी तक या नहीं? कमेंट में लिखिएगा। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 160 के तहत। आगे हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 160 के तहत ये कर सकता है। और अनुच्छेद अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा 310 की, तो 310 में, अनुच्छेद 310 में किसका प्रावधान है? तो ध्यान रखिएगा, संघीय या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति का वो कितने समय तक अपने पद को धारण करेंगे, इसका उल्लेख मिलता है। वहीं अनुच्छेद 165 की बात करें फ्रेंड, तो राज्य का महाधिवक्ता का ये इसमें उल्लेख है। और 162 की बात करें तो राज्य का कार्यपालिका की शक्तियों के विस्तार का इसमें उल्लेख मिलता है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार की बात करें तो इसमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ये राष्ट्रपति का जो है विशेषाधिकार नहीं है। अगला आइए जरा, निम्न में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या आर्थिक संकट। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्थिक संकट तो है, बाह्य और राज्य में संवैधानिक तंत्र। ये आंतरिक अशांति कभी हुआ करता था, अब नहीं है। 1, 3, 4 ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला देखिए जरा, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि जो है अधिक से अधिक कितने समय तक हो सकती है? तो अधिक से अधिक ये 1 घंटे तक हो सकती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए जरा कि निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषदें जो होती हैं इनको भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, अभी पूछा जाए कि RVM राज्य विधान राज्य विधान मंत्रिमंडल या राज्य विधान परिषद RVP है ना। तो राज्य विधान परिषद पूछा जाए कि RVP बताइए कि अभी जो है वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में है? तो ध्यान रखिएगा, ये 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से? बिहार हो गया, यूपी हो गया, बिहार, यूपी, उसके बाद आपका कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और महाराष्ट्र हो गया। तो ये 6 राज्यों में है। अगला है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। क्या कहेंगे फ्रेंड? परमादेश। अगला देखिए जरा, निम्न में से कौन सा राज्य, कहा गया निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ 1989 में, और ये हुआ, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला देखिए जरा, अगला क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि निम्न विधेयकों में से, कहा गया निम्न विधेयकों में से एक
का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो किसका आवश्यक है? तो याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 में इसका जो है चर्चा करी गई है। आगे हम बात करते हैं, कहा गया फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है आपको बताना है। तो कह रहा है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, बिल्कुल गलत है। दूसरा भाग नागरिकता से है। फिर कहा गया यहाँ पे कि संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से है, तो तीसरा भाग नागरिकता से है, ये भी गलत है। तीसरा भाग की बात करें फ्रेंड तो ये मौलिक अधिकार से है। और वहीं हम बात करें संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक से है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। यहाँ देखिए संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से है, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा भाग नागरिकता से है, वहीं तीसरा भाग दूसरा भाग जो है नागरिकता से है और तीसरा भाग जो है मौलिक कर्तव्य से है। वहीं हम बात दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, चौथा भाग मौलिक कर्तव्य से। तो यहाँ पे चौथा भाग देखिए मौलिक कर्तव्य है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ फ्रेंड, दूसरा भाग नागरिकता से है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से है, चौथा भाग मौलिक कर्तव्य से है और पांचवा भाग संघ और राज्य से है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला देखिए ज़रा, यहाँ पे कहा गया स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसको ज़रा विस्तार से समझते हैं। इन्होंने कहा उसे कहते हैं जहाँ देखिएगा उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त हो तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 79 के बाद आगे आइए 80 की बात करते हैं। तो 80 में क्या कहा गया है कि जेट इंजन तथा रॉकेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन रॉकेट की बात करें तो एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है और इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा देखिए, कहा गया कि एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है। तो इनमें से आपको ये कथन पर विचार करना था और आपको बताना था, तो केवल और केवल आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखिए ज़रा 81 में क्या कहा गया। 81 में कहा गया कि निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? तो ये स्टीम के द्वारा, भाप के द्वारा, क्योंकि भाप में ध्यान रखिएगा आंतरिक ऊष्मा बहुत ही प्रबल होती है। आगे हम बात करते हैं, कहा गया यहाँ पे ज़रा देखिए म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को, तो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स जो होते हैं वो उनके लिए हॉल की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होनी चाहिए? ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, यानी ध्वनि को टकरा कर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये सही है, या ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ये सही है, या ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ये सही है, या ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। अगला देखिए ज़रा हेवी वाटर। हेवी वाटर को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियर विज्ञान में अधिक सम्मिश्रित हवा होती है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, बिल्कुल सही बात है। अधिक घुले हुए खनिज और लवण होते हैं, गलत है। आगे जैव अशुद्धताएं होती हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए ज़रा, कहा गया कि एक युक्ति जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है, तो वह मोटर होती है। क्या होती है? मोटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कहा गया नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती है। यह प्रपंच या फिनोमिनन उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कहा गया स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह है। तो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। सड़कों पर काम करने निकला कढ़ाई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान
तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है या बना होता है जस्ता का। किसका बना होता है? जस्ता का। अगला देखिए जरा, अम्ल वर्षा निम्न वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला देखिए जरा, कहा गया इसमें निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है। तो पहली बात तो RDX को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वैश्विक नाम RDX ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव इसे बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हेक्सोजन इसे जर्मनी में बोलते हैं, और T4 की बात करें इटली में बोलते हैं, और अगर हम बात करें साइक्लोनाइट की बात करें तो USA में बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगला देखिए जरा, कहा गया जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो किस माध्यम से उसका अवशोषण करते हैं? तो ध्यान रखें फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा ये भ्रणीय जोन के माध्यम से करते हैं। अगला देखिए, निम्न में कहा गया कि निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। तो हरित गृह गैस कौन सा नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड हरित गृह गैस नहीं है। आगे आइए, अगला देख लेते हैं। अगला कहा गया फ्रेंड कि बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। तो बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को पराजित कर अंग राज्य जीता था। कौन सा राज्य? अंग राज्य। और बिंबिसार ने जो है राजगिरी को बसाया था, और इसने जो है राजगिरी को राजधानी अपनी बनाई थी। और बिंबिसार की बात करें तो ध्यान रखिएगा 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा है। तो 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। आगे हम बात करें, अगला क्या कहा गया? बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। और गियासुद्दीन तुगलक की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये तुगलक जो है 1324 में बंगाल अभियान से जब वापस लौट रहा था तो उसने जो है यहाँ पे हरि सिंह को हराया था। आगे बढ़िए, अगला देखते हैं। अगला कहा गया बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया था? तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, तो ऑब्वियसली यहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा। भारत के अगला कहा गया फ्रेंड कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो पहला संशोधन जो है वो किस राज्य के कारण हुआ, ये आप बता सकते हैं आसानी से, है ना। तो पहला संशोधन जो हुआ था वो आपका, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये पूछा जाता है और एग्ज़ाम में कि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला संशोधन कब होता है? 1951 में होता है, और 1951 में हुआ। और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो ये 51 में संशोधन हुआ, और पहले जो है संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। इसी के तहत एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो अब वो अनुच्छेद से क्या बन गया? तो अनुसूची बन गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड, ये डी बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला आइए, अगला देख लेते हैं। शंकरपुर नामक जगह, क्या बोला गया? शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के मुंगेर जिले में है। कहाँ पे? मुंगेर में। आगे बढ़िए, अगला देखते हैं। कहा गया कि बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये सारण में है। सारण को पहले क्या बोलते थे? छपरा। क्या बोलते थे? छपरा। ये भी बात ध्यान रखनी है। आगे आइए, अगला है जी आपका कि कहा गया नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो ये रोहतास में होती है। कहाँ पे? रोहतास में। आगे हम बात करते हैं। कहा गया कि जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो ये ज़्यादा बढ़ी है ना, ज़्यादा बढ़ी है। अगला है जी राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आपका ए बिंबिसार को। तो फ्रेंड उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करें। फ्रेंड आप चाहें तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।